हाँ तो बच्चों आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर हमने हेनरीज लॉ देख लिया था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी हमने देख लिए थे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के ऊपर। तो चलिए बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हेनरीज लॉ के ऊपर ही एक न्यूमेरिकल जो आप सभी के सामने है। इस न्यूमेरिकल के अंदर बच्चों क्या बताया गया है, ये न्यूमेरिकल कह रहा है कि हमने N2 गैस को पानी के अंदर डाला एट 293 केल्विन। ठीक है बच्चों, पानी कितना था 1 लीटर। अब बताओ कि 1 लीटर पानी के अंदर कितनी N2 गैस डिसॉल्व हुई होगी। ठीक है बच्चों, और आपको यहाँ पे पार्शियल प्रेशर दे रखा है N2 गैस का और KH की वैल्यू भी दे रखी है N2 गैस की। तो ये बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल बन जाता है। इसके साथ जो पार्शियल प्रेशर है बच्चों N2 गैस का वो हमें दे रखा है 0.987 बार। ठीक है बच्चों, KH की वैल्यू आप सभी के सामने है, दैट इज 76.48 किलो बार। देखिए बच्चों यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर की यूनिट रहेगी उसी यूनिट को हम कंटिन्यू करेंगे KH के अंदर। इन दोनों की यूनिट सेम रहेगी तो यहाँ पर जो किलो का साइन है हमें वो हटाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, बार में हो जाएंगे। अब इसी के साथ हम हेनरीज लॉ यूज कर सकते हैं, यूजिंग हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या कहता है बच्चों, जो पार्शियल प्रेशर होता है N2 गैस का या फिर किसी भी गैस का वो किसके बराबर होता है, उसके KH के। KH किसको डिनोट करता है बच्चों, लिक्विड की और जो हमारा गैस है इन दोनों के बीच की इंटरैक्शन कितनी स्ट्रांग है, सॉल्युबिलिटी कैसी होगी। तो KH इनटू में हमारे पास क्या रहता है बच्चों, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस। आई होप सभी बच्चों को हेनरीज लॉ यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। हमने लास्ट क्लास के अंदर हेनरीज लॉ कवर किया है। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो वो लास्ट क्लास विजिट कर सकता है, हेनरीज लॉ पूरे तरीके से सीख सकता है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। जो पार्शियल प्रेशर है N2 गैस का वो हमें 0.987 दे रखा है। KH की वैल्यू भी हमें दे रखी है 76.48 इंटू 10 की पावर 3 मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 गैस। बच्चों मोल फ्रैक्शन के बारे में हम बात करते हैं। हमारे पास सोल्यूशन के अंदर दो चीजें हैं, सॉल्यूट है हमारे पास N2 और सॉल्वेंट है हमारे पास H2O। ठीक है बच्चों, तो मोल फ्रैक्शन अभी हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं सीधा सीधा। वो हमारे पास किसके बराबर आएगा 987 डिवाइड बाय 76.48 इंटू में 10 की पावर 3। जब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू लगभग निकल के आएगी वो आएगी 1.29 इंटू 10 की पावर -5। देखिए बच्चों मोल फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, वो हमें किसके बराबर दे रखा है 1.29 इंटू 10 की पावर -5 के बराबर हमें ये चीज दे रखी है बच्चों। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए बच्चों जो वैल्यू दिखाई दे रही है आपको मोल फ्रैक्शन की वो बहुत ही छोटी है, दैट इज 1.29 इंटू 10 की पावर -5। तो आप देख सकते हो, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि जो नाइट्रोजन गैस होगी उसकी पानी के अंदर जो क्वांटिटी है वो कितनी कम है, कितना कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास प्रेजेंट है सॉल्वेंट के अंदर। जब वैल्यू बच्चों इतनी ज्यादा छोटी होती है ना तो ऐसी स्थिति के अंदर हम H2O के सामने जो गैस के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसे क्या कर देते हैं बच्चों, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आप बोलोगे अगर वैल्यू इतनी छोटी है तो ऊपर वाले को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। देखिए बच्चों ऐसा नहीं होता। हम किसी भी चीज को जब नेग्लेक्ट करते हैं तो उसको किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट करते हैं। 0.00001 ये अपने आप में कोई छोटी टर्म नहीं है। ये अगर सिंगल लिखी जाए तो ये ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर मुझे 1 के सामने इसे नेग्लेक्ट करना है तो मैं बहुत इजीली इसे नेग्लेक्ट कर सकता हूं, या 10 के सामने नेग्लेक्ट करना है तो मैं बहुत इजीली इसे नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो एक्चुअली में जब भी हम नेग्लेक्शन करते हैं तो देखते हैं हम किसी भी टर्म को किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी छोटी है, उसी पैटर्न पे हम क्या करते हैं उसे नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस को बहुत इजीली नेग्लेक्ट कर सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखिए आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं H2O के। अब H2O के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे बच्चों, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है H2O का बच्चों, यहाँ पे 1 लीटर वॉल्यूम हमें दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ H2O कितना है 1 लीटर। हम सभी जानते हैं जो डेंसिटी होती है H2O की वो कितनी होती है बच्चों 1 ग्राम पर ml। कितनी होती है 1 ग्राम पर ml। तो ये जनरल चीजें हैं, आपको क्वेश्चन के अंदर जनरली नहीं दी जाती, जैसे कि पानी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, या पानी की डेंसिटी क्या होती है। ये सारी चीजें हम बच्चों बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं, तो उम्मीद की जाती है ये सारी चीजें आपको भी पता होंगी। ठीक है,
तो ये क्वेश्चंस में ज्यादातर देखने को नहीं मिलती। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है बच्चों मास बाय वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों यहाँ पे? मास बाय वॉल्यूम। अगर 1 ग्राम पर ml हमारे पास डेंसिटी है तो मास कितना होगा फॉर 1000 ml ऑफ वॉल्यूम। बहुत ही सिंपल सी चीज है, यहाँ पे आप मास निकाल सकते हो बच्चों, कितना आएगा 1000 ग्राम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मास हमारे पास निकल के आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है हमारे पास? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब हमारे पास जो मास है वो कितना आ गया बच्चों? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम हमारे पास मास है। मोलर मास कितना होता है पानी का? सभी जानते हैं 18 होता है। तो जब हम इसे नंबर ऑफ मोल्स निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू निकल के आएगी 55.55। दैट इज अ फिक्स्ड वैल्यू फॉर वाटर। आप कहीं पर भी इसे इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आप आगे देखिएगा, यहां पर अब हमें क्या निकालना है बच्चों? इसी पेज पे कंटिन्यू करते हैं हम। यहां पर हमें क्या निकालना है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 हमारे पास निकल के आ गए हैं 55.55 मोल्स। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा यहाँ पे? 1.29 इंटू 10⁻⁻5 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आएंगे बच्चों हमारे पास N2 गैस के, वो कितने आएंगे यहाँ पे? 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आएंगे बच्चों नाइट्रोजन गैस के? 7.16 इंटू 10⁻⁻4। लेकिन आपसे सवाल में पूछा क्या गया है, जो आपका सवाल होता है उसी को आपको आंसर की फॉर्म में रिपोर्ट करना होता है। उसका स्पेशली आधा नंबर रखा जाता है पेपर के अंदर। अगर आपसे मिली मोल्स पूछे हैं तो आप इसका जवाब किस में दो? मिली मोल्स में दो। ठीक है बच्चों, तो आपका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा मिली मोल्स में वो आएगा 0.716 मिली मोल्स। आई होप सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट है बच्चों तो आप पोस्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसी के साथ बच्चों हमारा सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट खत्म होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज योर वेपर प्रेशर। प्रेशर की टर्म तो आप सभी बच्चों ने बहुत बार पढ़ी होगी, क्लास 11th से पढ़ते आ रहे होंगे। लेकिन ये जो नई टर्म आपके सामने इंट्रोड्यूस हुई है दैट इज वेपर प्रेशर, वो किस चीज को डिनोट करती है, इसका मतलब क्या है और इसको हम कहां पर देख सकते हैं, अब उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वेपर प्रेशर यानी कि कहीं ना कहीं किसका प्रेशर कह रहा है बच्चों? ये वेपर्स के प्रेशर के बारे में बात कर रहा है। यानी कि वेपर किसके होते हैं? लिक्विड स्टेट के वेपर होते हैं। ये डिफरेंस होता है गैसियस स्टेट। जब गैसियस स्टेट कंप्लीटली गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो हम बोलते हैं वो गैसियस स्टेट है। जब लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो इसको हम बोलते हैं वेपर स्टेट है। तो यानी कि ये जो हमारा अगर लिक्विड सब्सटेंस है, क्या है बच्चों यहाँ पे हमारा लिक्विड सब्सटेंस है, तो लिक्विड सब्सटेंस क्या करेगा यहाँ पे? वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होगा। ये हमारे पास क्या बनेंगे? पार्टिकल्स बनेंगे, गैसियस पार्टिकल्स बनेंगे। और ये जो गैसियस पार्टिकल है वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर हिट करेंगे और क्या करेंगे बच्चों? प्रेशर जनरेट करेंगे। तो यानी कि ये लिक्विड सब्सटेंस जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इस वेपर का प्रेशर क्या है वो डिनोट करता है वेपर प्रेशर। तो हम लिख सकते हैं बच्चों यहां पे वेपर प्रेशर क्या हो गया? इट डिनोट्स द टेंडेंसी of a liquid substance to convert itself into vapor state and generate vapor pressure। तो नाम से ही क्लियर है, लिक्विड सब्सटेंस जो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाए और वो वेपर जब प्रेशर जनरेट करे तो वो क्या होता है? हमारा वेपर प्रेशर। चलिए बच्चों, वेपर प्रेशर में जैसा कि हमने चैप्टर की शुरुआत में देखा था, हमें इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीजें पढ़नी है? हमें सिर्फ और सिर्फ किस टाइप के सॉल्यूशन पढ़ने हैं बच्चों? लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ने हैं। तो वेपर प्रेशर हम अब सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए। वेपर प्रेशर, सॉल्युबिलिटी हम पढ़ चुके हैं, अब एक नया टॉपिक हमारे सामने है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस।
तो सबसे पहले हम देखेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए वेपर प्रेशर हम कैसे निकालते हैं। पर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, यहाँ पे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या है आप सभी को यहाँ से समझ में आ जाएगा। हमारे पास सल्यूट क्या है बच्चों, लिक्विड स्टेट में है, और सॉल्वेंट भी किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो यानी कि आपके पास दो लिक्विड स्टेट है, एक सल्यूट की और सॉल्वेंट की, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, लिक्विड सॉल्यूशन बना दिया। तो आप सभी जानते हैं बच्चों, जो आपका सॉल्यूशन है वो किससे डिटरमाइन होता है, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट से डिटरमाइन होता है, सल्यूट की फिजिकल स्टेट से डिटरमाइन नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास क्या है, दो टाइप के लिक्विड हैं, एक तो हमारे पास है मान लो लिक्विड ए, और दूसरा हमारे पास क्या है बच्चों, लिक्विड बी। चलिए अब हम वेपर प्रेशर के बारे में बात करते हैं। अब वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन, देखिए बच्चों वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। यहां पर आप देख पा रहे होंगे जो लिक्विड ए है और लिक्विड बी है, दो अलग अलग टाइप के सब्सटेंस हैं, तो इन दोनों सब्सटेंस के अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होंगे, बिल्कुल होंगे। इसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका कुछ और बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर मान लो मैं आपके सामने लिख के रख देता हूं कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी जो है वो ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए से। क्या लिखा मैंने बच्चों यहां पे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए से ज्यादा है। यानी कि जो बी है उसकी कहीं ना कहीं टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड वेपर स्टेट या गैसियस स्टेट क्या होगी, कम होगी, बिल्कुल कम होगी। देखिए बच्चों मान लो इसका बॉइलिंग पॉइंट है मान लो 200 डिग्री सेल्सियस, कितना है मान लो इसका 200 है, तो इसका कितना हो जाएगा, मान लो 100 ले लो इसका, ठीक है, इसका 200 है, इसका 100 है। तो मैं यहां पर इन दोनों को देख के कह सकता हूं कि जो गैसियस स्टेट के अंदर बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना। तो जो गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होने की टेंडेंसी है वो किसकी ज्यादा है, ए की ज्यादा है। तो यानी कि अगर ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है और ए की टेंडेंसी ज्यादा है गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होने की, तो डेफिनेटली जो वेपर प्रेशर होगा किसी भी स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर इस सॉल्यूशन के अंदर वो किसका ज्यादा होगा, ए का ज्यादा होगा। किसका ज्यादा होगा बच्चों, ए का ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और जल्दी इसकी कन्वर्ट होने की टेंडेंसी है वेपर स्टेट के अंदर। तो आप यहां पे समझ सकते हो। तो सबसे पहला फैक्टर क्या होता है बच्चों जो डिपेंड करता है, दैट इज वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी किसे कहते हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। सब्सटेंस, मैं यहां पे लिख देता हूं, सब्सटेंस हैविंग lower boiling point are more volatile। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो वॉलेटाइल ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट किसका कम, ए का कम, ये ज्यादा वॉलेटाइल। ये ज्यादा वॉलेटाइल मतलब इसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा। यहां पे एनालॉजी बन गई, बॉइलिंग पॉइंट कम, मोर वॉलेटाइल, दिस एम्प्लॉय वेपर प्रेशर भी क्या होगा हमारा ज्यादा। तो ये एनालॉजी बच्चों आप ध्यान रखिएगा। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आपको आगे भी समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला जो टॉपिक है बच्चों, बच्चे जनरली क्या करते हैं, फॉर्मूले याद कर लेते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन थियोरेटिकली ये टॉपिक समझने में बहुत बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो आप सभी बच्चे इस चीज का ध्यान दीजिए, एक एक करके सारी चीजें क्लियर करूंगा, बस आप फेद रखिए और स्क्रीन के ऊपर ध्यान रखिए, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। पहला फैक्टर हमने देख लिया वॉलेटिलिटी। दूसरा फैक्टर क्या होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, मैं सिर्फ इसी टाइप के सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं जिसमें दो टाइप के हमारे पास लिक्विड है। लिक्विड दो टाइप के हमारे पास कंपोनेंट है, लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी, इनके लिए चर्चा हो रही है। देखिए बच्चों वेपर प्रेशर अब किसका ज्यादा होगा, अब आप यहां पे देख सकते हो ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा बी का। वॉलेटिलिटी के बेसिस पे आप बता सकते हो कि भाई हमारे पास ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मैंने जो सब्सटेंस लिया है ए का 10% है और बी का 90% है, तो यानी कि क्वांटिटी कहीं ना कहीं हमारे पास किसकी ज्यादा है बच्चों, बी की ज्यादा है। तो यानी कि अगर बी की क्वांटिटी ज्यादा है तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि भाई बी की क्वांटिटी ज्यादा है, तो इन दोनों का अगर मैं कंपैरिजन लगाऊंगा
तो कहीं ना कहीं जो हमारे पास वेपर प्रेशर निकल के आएगा वो किसका ज्यादा निकल के आएगा, बी का, क्योंकि बी की क्वांटिटी ज्यादा है, उसके मॉलिक्यूल ज्यादा कन्वर्ट होंगे वेपर स्टेट के अंदर और ज्यादा मॉलिक्यूल ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एक तो वॉलेटिलिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया और उसी के साथ साथ दूसरा फैक्टर जो इंपॉर्टेंट होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है बच्चों, अमाउंट। जिसका अमाउंट ज्यादा होगा इन दोनों के अंदर से उसी का वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। आई होप सभी बच्चों को यह चीज समझ में आ गई होगी, अमाउंट ज्यादा वेपर प्रेशर भी ज्यादा। तो सेकंड एनालॉजी हमारे पास क्या निकल के आती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज्यादा होगा तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारा वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। आई होप ये चीजें आपको क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो ये दो फैक्टर्स आप ध्यान रखिएगा, आगे आपको सारी चीजें क्लियर होगी। अब इन्हीं दो फैक्टर का यूज करके हमारे एक नए साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लॉ लिखा, राउल्ट्स लॉ कहते हैं हम इन्हें, क्या कहते हैं बच्चों, राउल्ट्स लॉ। इन्होंने इन्हीं कुछ फैक्टर्स को एनालाइज किया, एक्सपेरिमेंटली कंफर्म किया और एक लॉ बनाया कि भाई जो ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर जो ईच कंपोनेंट का होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन is directly proportional to its mole fraction। तो इन्होंने क्या ज्यादा कुछ खास कर दिया, बहुत ही सिंपल सी चीज है ये, तो मैंने अभी आपको बताई ना, जितना अमाउंट किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट ज्यादा होगा वेपर प्रेशर भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर आप सभी जानते हो, किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अगर मैं यहां पे लिखूं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। मतलब अमाउंट ज्यादा, पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, अभी अभी हमने ये चीज पढ़ी थी, अमाउंट का फैक्टर भी हमने देख लिया था, वॉलेटिलिटी का फैक्टर भी हमने देख लिया था। तो आप सभी जानते हो वॉलेटिलिटी का फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, तो अब वॉलेटिलिटी का फैक्टर भी इंट्रोड्यूस होगा। जैसे ही हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का साइन हटाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आता है बच्चों, यहाँ पे पी बराबर पी नॉट ए इंटू में काई ए। क्या निकल के आता है बच्चों, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू में काई ए। अब ये पी ए या फिर पी नॉट ए क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अब उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। नाउ दिस पी नॉट ए रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन इट्स प्योर लिक्विड फॉर्म। यानी कि प्योर लिक्विड फॉर्म, अगर मैं सोल्यूशन लू ही ना तो मैं सोल्यूट और सॉल्वेंट का कोई मिक्सचर बनाऊं ही ना, सिर्फ एक ही सब्सटेंस लू कंटेनर के अंदर, अगर मैं ए ही लूं तो ऐसी स्थिति के अंदर इसका जो प्योर का वेपर प्रेशर होगा वो यहां पर हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा के यूज किया है। और ये किसको डिनोट करता है, वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन सोल्यूशन, सोल्यूशन के अंदर के वेपर प्रेशर को ये डिनोट करता है। तो अब यहां पे देखिए बच्चों, प्योर फॉर्म की बात करी, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर किस सब्सटेंस का ज्यादा होगा, ए का ज्यादा होगा, बी का ज्यादा होगा, जिसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं यहां पर भी हमारे पास किसका फैक्टर जुड़ के आ गया, वॉलेटिलिटी का फैक्टर और अमाउंट का फैक्टर दोनों ही जुड़ के आ गए। आई होप इसी के साथ आपको ये राउल्ट्स लॉ क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब क्योंकि हमारे पास दो सब्सटेंस हैं, तो अगर ए का हमारे पास राउल्ट्स लॉ लगा के रिजल्ट निकल के आता है, तो बी के लिए भी हमारे पास क्या निकल के आएगा, राउल्ट्स लॉ रिजल्ट लगा के कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं, यही निकल के आएगा। बिल्कुल सही। तो हमारे पास जो टोटल वेपर प्रेशर होगा, ये जो सोल्यूशन जो हमने लिया था बच्चों, ये सोल्यूशन जो हमने लिया था जिसके अंदर दो टाइप के लिक्विड प्रेजेंट थे, लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी, तो इसका जो टोटल वेपर प्रेशर होगा
वो किसके बराबर होगा? तो हमारा जो टोटल वेपर प्रेशर निकल के आएगा वो किसके बराबर होगा? ए के प्रेशर के प्लस बी के प्रेशर के। सीधी सी बात है, अगर आपके पास 200 रुपए हैं, एक से 100 रुपए मिले, दूसरे से 100 रुपए मिले, तो हमारे पास टोटल कितने इकट्ठे हो जाएंगे? 200 रुपए। तो यानी कि एक से जो प्रेशर मिलेगा और दूसरे से जो प्रेशर मिलेगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर। आई होप सभी बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब ए का प्रेशर किसके बराबर होता है बच्चों? हमने ये राउल्ट्स लॉ लगा के देखा था, विच इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू में काई ए। और बी का प्रेशर किसके बराबर होता है बच्चों? पी नॉट बी इंटू में काई बी। तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों? टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला निकल कर आ गया। अब क्योंकि हमारे पास जो सब्सटेंस है उसके अंदर सिर्फ दो ही कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट है बच्चों? दो ही कंपोनेंट है। तो जो मोल फ्रैक्शन होगा इन दोनों का मिला के किसके बराबर होता है बच्चों? 1 के बराबर। ये कंसंट्रेशन वाला पार्ट है, सभी बच्चों ने क्लास 11th के अंदर पढ़ा होगा। जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है सारे सब्सटेंस का, जब हम ऐड करते हैं तो वो किसके बराबर आता है बच्चों? 1 के बराबर आता है। तो हम यहां पर देख सकते हैं काई ए किसके बराबर होगा? 1 माइनस काई बी के बराबर। अगर हम इसे सब्स्टिट्यूट कर दें, पी नॉट ए इंटू में 1 माइनस काई बी प्लस पी नॉट बी इंटू में काई बी। ये काई का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन, इसको हम काई से डिनोट करते हैं बच्चों। ये हमारे पास आएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी। देखिए बच्चों, अब यहां पर अगर हम काई बी को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आप देख सकते हो, अगर मुझे कंक्लूजन्स निकालने हो, क्या निकालने हो आप इस फॉर्मूले से, आप कंक्लूजन्स निकालना चाहते हो, तो हम बता सकते हैं कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो दोनों के मोल फ्रैक्शन के ऊपर नहीं, अगर हमें सिर्फ एक मोल फ्रैक्शन भी पता हो तो उससे भी हम टोटल वेपर प्रेशर की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला कंक्लूजन क्या निकल के आ गया कि मुझे दोनों के मोल फ्रैक्शन की जरूरत नहीं है, एक भी अवेलेबल होगा तो दूसरा तो मुझे ऑटोमेटिकली पता चल ही जाएगा बाय यूजिंग दिस। तो हमारे पास पहली कंक्लूजन क्या आई बच्चों? जो P टोटल होता है कैन इजीली बी रिलेटेड with the mole fraction of any one कंपोनेंट। किसी भी एक कंपोनेंट के साथ हम इसके किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को हम P टोटल के साथ रिलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बच्चों, अब आगे के कंक्लूजन्स के बारे में बात करते हैं बच्चों। अब आप यहां पे ध्यान से देखिएगा, आगे के कंक्लूजन्स को समझने के लिए मैं एक कर्व ड्रॉ करता हूं। ये हमारे पास एक कर्व है, ये पॉइंट किसको डिनोट करता है? जहां पर हमारे पास काई ए किसके बराबर है? 1 के बराबर है, और काई बी किसके बराबर है? 0 के बराबर। हम जानते हैं काई ए प्लस काई बी किसके बराबर होता है? हमेशा 1 के बराबर होता है, काई ए प्लस काई बी। अगर यहां पर काई बी 0 है तो ये किस लाइन, ये लाइन किसको डिनोट करेगी बच्चों? ये पॉइंट किसको डिनोट करेगा? ये डिनोट करेगा प्योर कंपोनेंट ए को। किसको डिनोट करेगा बच्चों? प्योर कंपोनेंट ए को डिनोट करेगा बच्चों। यानी कि इसके अंदर बी प्रेजेंट ही नहीं है। ये लाइन किसको डिनोट कर रही है? जिसके अंदर बी प्रेजेंट ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? ए ही प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो ए ही प्रेजेंट होगा तो ए का मान लो अगर हमारे पास प्रेशर कुछ यहां पर आता है तो ये किसके बराबर होगा बच्चों? पी नॉट ए के बराबर होगा। दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, जो कि हमने पीछे भी यूज किया था बच्चों। अब ये पॉइंट किसको डिनोट करता है बच्चों? काई ए यहां पर क्या है? 0 है, और काई बी किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो यानी कि ये किसको डिनोट करेगा? प्योर कंपोनेंट बी को, प्योर कंपोनेंट बी को डिनोट करेगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर मैंने क्या किया, इसको ग्राफ को डिनोट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूं। ये किस सिचुएशन के लिए बेस्ड ग्राफ है? ये ग्राफ है बच्चों जहां पर आपका जो बी है इज मोर वोलेटाइल
देन ए। बी किसको डिनोट करता है? जहां पे बी ज्यादा वॉलेटाइल होगा ए से, यानी कि बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ए से क्या होगा? कम होगा। अभी जो पीछे कंडीशन देखी थी वो ज्यादा वाली थी, अभी ये जो मैं ग्राफ डिनोट कर रहा हूं उसकी रिवर्स कंडीशन के लिए डिनोट कर रहा हूं, दैट इज बी इज मोर वॉलेटाइल देन ए। अगर बच्चों बी ज्यादा वॉलेटाइल है तो डेफिनेटली जो वेपर प्रेशर होगा प्योर बी का वो क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा ए के कंपैरिजन में। तो मैं यहां पे हमेशा क्या बनाऊंगा? बी को ए से ज्यादा बनाऊंगा अगर बी ज्यादा वॉलेटाइल है तो। पहली कंडीशन वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी का मतलब क्या हो गया? लोअर बॉइलिंग पॉइंट। क्या हो गया बच्चों? लोअर बॉइलिंग पॉइंट। अगर लोअर बॉइलिंग पॉइंट है देन ए, वॉलेटाइल ज्यादा है, वॉलेटाइल ज्यादा है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा वो भी ज्यादा होगा। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं मैंने ए को नीचे बनाया है और बी को ऊपर बनाया है। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप थोड़ा सा रिवर्स डायरेक्शन में जाके वीडियो को देख सकते हो, ये चीज आपको आसानी से क्लियर हो जाएगी। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब यहां पे देखिए मैंने क्या लिया, एक प्योर कंपोनेंट ए है और एक प्योर कंपोनेंट बी है। तो मैं जैसे जैसे क्या करूंगा, इनका मिक्सचर बनाऊंगा तो जो मोल फ्रैक्शन होगा काई ए के लिए 1 से कम होता चला जाएगा इस डायरेक्शन के अंदर। इस डायरेक्शन के अंदर अगर मैं जाऊंगा तो काई ए के लिए क्या होगी? वैल्यू 1 से कम होती चली जाएगी और यहां पे काई बी की वैल्यू क्या होगी? 0 से बढ़ती चली जाएगी। कुछ ना कुछ होगा ऐसे बीच में वैल्यू आएगी, कभी 0.4 0.6 होगी, कभी 0.3 0.7 होगी, कुछ इस तरीके से वैल्यू आपको देखने को मिल सकती है। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं एक सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहा हूं a प्लस बी का, किसका सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहा हूं बच्चों? a प्लस बी का। अगर प्योर कंपोनेंट a का वेपर प्रेशर 5 बार है, मान लो प्योर कंपोनेंट a का P0A अगर हमारे पास 5 बार है और P0B हमारे पास 10 बार है, तो क्या कभी भी इस सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर, जो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर मिलाकर जो बनेगा उसका वेपर प्रेशर 5 बार से कम या 10 बार से ज्यादा हो सकता है? ऐसा कभी भी हो सकता है कि जो हमारा वेपर प्रेशर हो वो 5 बार से कम हो जाए या 10 बार से ज्यादा हो जाए? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा बच्चों वो हमेशा इस लिमिट पे ही लाए करेगा, 5 से 10 के बीच में। आप किसी भी मोल फ्रैक्शन का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लो ए और बी का, लेकिन जो वेपर प्रेशर की रेंज रहेगी बच्चों वो क्या रहेगी? 5 से 10 के बीच में रहेगी। और जैसे जैसे मैं बी की कंसंट्रेशन को बढ़ाता जाऊंगा, बी के मोल फ्रैक्शन को बढ़ाता जाऊंगा, वैसे वैसे वो 5 से 10 की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो यानी कि कैसे वेरी करेगा? लीनियरली वेरी करेगा। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर 5 से 10 की तरफ बढ़ता चला जाएगा। यानी कि P0A के वेपर प्रेशर से P0B के वेपर प्रेशर तक बढ़ता चला जाएगा। इस पॉइंट पे 5 है, इस पॉइंट पे 10 है, क्या पता इस पॉइंट पे 7.5 हो, क्या पता इस पॉइंट पे 8 हो, तो ये क्या करेगा? बढ़ता चला जाएगा। आई होप ये चीज आप सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। तो ये जो वेपर प्रेशर रहेगा टोटल का वो किसके बराबर होगा? PA प्लस PB के बराबर, सॉरी PA प्लस PB के बराबर होगा। ये ग्राफ अगर आपको क्लियर है तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन जो वेपर प्रेशर से रिलेटेड होगा आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, यहां पर मैंने एक एक चीज समझाने की कोशिश करी है। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया होगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक बटन पे हिट कीजिए। मैं तो कहता हूं तोड़ दीजिए लाइक बटन को, और कमेंट बॉक्स को भी भर भर के कमेंट्स डालिए इसके अंदर, इस वीडियो में। चलिए आगे चलते हैं, कंक्लूजन 2 देखते हैं। कंक्लूजन 2 जैसा कि मैंने आपको बताया, P टोटल वेरीज लीनियरली with increase in mole fraction of more volatile component। सिंपल सा कंक्लूजन देखने को मिल रहा है आपको, जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो जैसे जैसे हम मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को, मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा? टोटल वेपर प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा, लीनियरली वेरी करेगा, बढ़ता चला जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ थर्ड कंक्लूजन भी आपका सेम पैटर्न में देखने को मिलता है, जो P टोटल होता है डिक्रीज कर जाता है जैसे जैसे
आपकी ए की कंसेंट्रेशन बढ़ती है, यानी कि लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट की कंसेंट्रेशन या मोल फ्रैक्शन बढ़नी शुरू हो जाती है। पी टोटल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोल फ्रैक्शन of less volatile component के मोल फ्रैक्शन बढ़ते ही पी टोटल क्या करता है, डिक्रीज करने लग जाता है। ये 3 मेजर कंक्लूजन्स आप सभी को क्लियर हो गई होंगी, ग्राफ भी आपको क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूं। चलिए बच्चों अब हम आगे चलते हैं। इसी के साथ आपका जो मेजर राउल्ट्स लॉ वाला पार्ट है वो खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। एक बार हम इस टॉपिक को पूरे तरीके से खत्म कर लेते हैं। चलिए बच्चों देखिए, ये आपके सामने सॉल्यूशन है, वही पुराना सॉल्यूशन जिसके बारे में हम चर्चा करते आ रहे हैं, जिसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी। बहुत बढ़िया, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी, ये आपका क्लोज्ड कंटेनर है। अब ये जो लिक्विड है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो यानी कि यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, वेपर्स दिखाई दे रहे हैं। ओहो हो, बहुत अच्छे, लिक्विड और वेपर दोनों साथ आ गए। ये वेपर भी किसके होंगे, अगर ये लिक्विड हमारे पास A प्लस बी का है, तो वेपर भी हमारे पास किसके होंगे बच्चों, A प्लस बी के होंगे। तो आपने जो अभी मोल फ्रैक्शन देखा पिछले वाले फॉर्मूले के अंदर, राउल्ट्स लॉ के अंदर, एक बार लिख देता हूं वो क्या है, ये है। तो ये मोल फ्रैक्शन बच्चों यहां पे किसको डिनोट करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड सॉल्यूशन। जो आपका लिक्विड सॉल्यूशन है उसमें A का मोल फ्रैक्शन क्या है, ये इसको डिनोट करता है, काई A। ठीक है बच्चों। अब ये जो A प्लस बी है, अब मैं एक नई टर्म यूज करूंगा यहां पे, डाल्टन्स लॉ अगर मैं यहां पे लगाऊं, क्या लगाऊं बच्चों, यहां पे मैं डाल्टन्स लॉ लगाऊं, तो जो PA हमने यहां से निकाला है, PA क्या निकाला है हमने, यहां से PA निकाला है, वो किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इनटू में P टोटल। ये PA और P टोटल के बारे में तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पर ये YA किस बला का नाम है, मैं यहां पे बता देता हूं। ये YA किसको डिनोट करता है बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन गैसियस सॉल्यूशन। अब ये जो गैसियस सॉल्यूशन आपका ऊपर क्रिएट हुआ है, जिसमें A प्लस बी है, इस लेयर के ऊपर जितना भी आपके पास A प्लस बी है, इसके अंदर A का कुछ पार्ट होगा और B का भी कुछ पार्ट होगा। तो A का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो सिर्फ इसी पार्ट के अंदर जो A का मोल फ्रैक्शन होगा उसको क्या डिनोट कर रहा है, ये YA। और ये काई A किसको डिनोट कर रहा है, इस पोर्शन के अंदर जो आपके पास A का मोल फ्रैक्शन होगा उसको डिनोट कर रहा है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहां पर मैंने कौन सा लॉ लगाया है बच्चों, डाल्टन्स लॉ लगाया है। अगर डाल्टन्स लॉ में कोई डाउट हो तो आप देख सकते हो, क्लास 11th के अंदर आपको डाल्टन्स लॉ चैप्टर नंबर 5 में मिल जाएगा। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स गैस। यानी कि PA किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये क्या होता है, PA बराबर YA इनटू में जो P टोटल, इस गैस का जो टोटल वेपर प्रेशर है यहां पर हम लेते हैं, ये डाल्टन्स लॉ कहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो इसी के साथ PB भी हम लिख सकते हैं, दैट इज YB इनटू में P टोटल। ठीक है बच्चों, इनके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर न्यूमेरिकल देखेंगे। आई होप सभी को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट हो बच्चों तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा डाउट को क्लियर करने की। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, लेक्चर समझ में आया हो, तो आप सभी बच्चे एक बार लाइक बटन को दबा दीजिए, तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए और आप इस वीडियो को आगे शेयर